नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली सुबह 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक लेक्चर जो कि रिलेटेड है बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस से। फिलहाल हम बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। 5 लेक्चर्स हो चुके हैं इस सीरीज के। दिस इज द लेक्चर नंबर 6 एंड उम्मीद करता हूं आपको इसको जरूर फॉलो कर रहे हैं और इसको पसंद भी कर रहे हैं, राइट। और ये सीरीज आपकी ना ही केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलेवेंट है। बस जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ, राइट। ओके, सो हमारा चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्टडी नीति के नाम से टेलीग्राम चैनल रहेगा। 12,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे फिलहाल एज ऑन डेट, ओके। और उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा। हमारी गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट ये लिखिए स्टडी नीति, लिखिए। स्टडी और नीति के बीच में गैप नहीं है, ये लिखेंगे आपको हमारा चैनल भी, आपको हमारी ऐप भी मिल जाएगी, जहां पर आपके लिए ढेरों तरीके के फ्री मटेरियल्स हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल है, एज वेल एज द एनुअल पैकेज इज आल्सो अवेलेबल ऑफ द मॉक टेस्ट। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते या मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। मैं काम कर रहा हूं पिछले 9 सालों से, ओके। बैंकिंग सेक्टर का थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपको मुझे। तो आज का लेक्चर जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये पैराग्राफ, ये डायग्राम आपको, सो इसके ऊपर ही है, राइट। लेक्चर हमारे पहले जो हो चुके हैं उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। जो हमने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था आपका रिलेटेड टू दी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक हमने देखे थे, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, बट हमने समझा था आखिरकार बैंक क्या होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में, या फिर सिंपल सी बात कह लूं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बेसिक फंक्शंस ऑफ द बैंक। जो बेसिक फंक्शन एक बैंक करता है, जिसको हम एक 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो आपके बेसिक फंक्शन बैंक्स के होते हैं, और वो हम कहते हैं उनको, क्या कहते हैं उनको, द मेन फंक्शंस। मेन फंक्शंस में 2 आते हैं। फर्स्ट वन इज द डिपॉजिट सेक्शन, दैट इज द डिपॉजिट, ओके, कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट को यहां पर एक्सेप्ट किया जाता है, डिपॉजिट को यहां से कस्टमर से लिया जाता है, और उस डिपॉजिट को यहां पर आगे फर्दर हम क्या करते हैं, उस डिपॉजिट को आगे फर्दर हम लेंड करते हैं, यानी कि हम लोन के फॉर्म में देते हैं। दिस इज द लेंडिंग। लेंडिंग हम करते हैं, लोन्स एडवांसेस के फॉर्म में हम इस डिपॉजिट को देते हैं, और इसमें जो हमें प्रॉफिट होता है वो हमारी बेसिक इनकम होती है, हमारी बैंकिंग सेक्टर की या फिर एक बैंक की, ठीक है, ओके। सो दैट इज द बेसिक थिंग, जो नॉर्मली वैसे तो सभी को पता होती है, बट एक बेसिक फिर भी जानना जरूरी है। दैट इज द डिपॉजिट जो आप एक्सेप्ट करते हो, और लैंडिंग जो आप करते हो, उसके बीच का डिफरेंस, जो आपको इसमें इंटरेस्ट आप देते हैं लोगों को, और इससे इंटरेस्ट आप जो लोगों से लेते हैं, उन दोनों का बेसिक डिफरेंस हमारी जो इनकम होती है, जिसको हम इंटरेस्ट इनकम के फॉर्म में जानते हैं, राइट, ओके। सो एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट बहुत होती है कि आखिरकार जो इंटरेस्ट मैंने अभी डिफाइन किया, इंटरेस्ट वर्ड मैंने जो अभी डिफाइन किया, ये आखिरकार इंटरेस्ट रेट डिसाइड कैसे किया जाता है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल आज के टॉपिक की हम बात करते हैं, जो कि है डिपॉजिट। एक्सक्लूसिव डिपॉजिट के ऊपर बात करेंगे। और डिपॉजिट से अगर मैं बात करूं, डिपॉजिट से अगर मैं समझूं, तो यहां पर हमारे पास बहुत अनेकों तरीकों के डिपॉजिट्स होते हैं, अनेक अलग अलग तरीके के हमारे पास डिपॉजिट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी यहां पर पिछली स्लाइड में आपको मैंने दिखा हुआ था, दैट इज द डिमांड डिपॉजिट एंड द टाइम डिपॉजिट, ओके। सो 2 तरीके के डिपॉजिट हमारे सामने हैं। पहला है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है टाइम डिपॉजिट। सो इस लेक्चर में एक्सक्लूसिवली मैं केवल और केवल डिमांड डिपॉजिट के ऊपर फोकस करूंगा। थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी ही है, तो प्लीज बियर कीजिएगा, ओके। सो बाकी आपको लिखा हुआ सब कुछ मिल जाता है, राइट। सो डिमांड डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, करता हूं आवाज मेरी सही तरीके से आपको सुनाई दे रही होगी, माइक आपको तंग नहीं कर रहा होगा, ओके। सो यहां पर मैं जस्ट एक सेकेंड, ओके, ठीक है। सो जो डिमांड डिपॉजिट है, इसका मतलब क्या, आखिरकार इसका नाम डिमांड ही क्यों है, इसका नाम और कुछ क्यों नहीं है।
जब हमने एक टेक्निकल भाषा में बैंक की डेफिनेशन को पढ़ा था तब मैंने आपको वहां पर बताया था द डिपॉजिट विच इज मेड इन द बैंकिंग दैट इज रिपेबल ऑन डिमांड, यानी कि आपकी मांग के अनुरूप आपका वो डिपॉजिट आपको वापस दे दिया जाता है। तो डिमांड यहां पर मतलब क्या हुआ, डिमांड यहां पर मतलब क्या हुआ, डिमांड का यहां पर मतलब है कि आपने मांग की, बैंक से आपने मांग की, बैंक को आपने कहा कि मुझे ये पैसा वापस चाहिए और बैंक आपके लिए एक दायित्व है बैंक का उस पैसे को वापस देना। यानी कि एक हमने करैक्टर लिया हुआ स्टार्टिंग से, अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो हमने एक करैक्टर लिया हुआ कालीन भैया का, ठीक है, कालीन भैया जो कि मिर्जापुर में फीचर होता है, हम उसी करैक्टर को लेकर चल रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपके लिए क्लास भी इंटरेस्टिंग रहे और तो आपको क्लासेस में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोचेस से भी मिला पता चले। सो मैं कालीन भैया को आगे कंटिन्यू करूंगा। यहां पर कालीन भैया ने आपका बैंक में गए थे और बैंक में उन्होंने अकाउंट ओपन करवाना है क्योंकि वो डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, अपने जो बिजनेस की इनकम है उसको डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या फिर अपनी इनकम को डिपॉजिट करवाना चाहते हैं जो भी उन्होंने कमाई की। तो कालीन भैया जब बैंक में गए तो कालीन भैया ने यह कहा कि मुझे एक ऐसा अकाउंट चाहिए जिस अकाउंट में जब भी पैसा जमा कराऊं उस अकाउंट से जब भी पैसा जमा करा सकूं और जब भी मैं चाहूं तो उसमें से पैसा निकलवा सकूं, ऐसा मुझे एक अकाउंट ओपन करके दीजिए। बैंक ने कहा कि वो एक तरह का सर डिमांड डिपॉजिट होता है जिसमें आप पैसा जब भी जमा कराएं और पैसा जब भी निकालें वो आपके ऊपर रहता है, बैंक की इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। तो कालीन भैया ने कहा ठीक है आप मेरा डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दीजिए। अब यहां पर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट तो ओपन कर दिया बट कालीन भैया को यह कहा गया कि डिमांड डिपॉजिट सर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, आपको किस तरह का अकाउंट चाहिए। तो कालीन भैया ने कहा ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मैं खुद की अपनी पर्सनल इनकम जो भी मुझे कमाई हो रही है, कहीं से भी कमाई हो रही है, वो मैं उसमें डाल लूंगा। ठीक है, तो बैंक वाले कहते हैं कि ठीक है सर फिर आपका सेविंग अकाउंट ओपन होगा। तो कालीन भैया कहते हैं ठीक है आप सेविंग अकाउंट ओपन कर दिए। अब यहां पर नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में सेविंग, सेव किसी चीज को बचत करना, किसी चीज को बचाना, तो हिंदी में सेविंग अकाउंट को हम क्या कहते हैं, बचत खाता। क्या कहते हैं, बचत खाता कहते हैं। तो यहां पर सेविंग अकाउंट आपका कालीन भैया ने कहा मेरा ओपन कर दीजिए, दैट इज ओके। सेविंग अकाउंट आपका, बचत खाता आपका ओपन कर दिया जा रहा है, आपका किसका, कालीन भैया का। सो यहां पर डिमांड डिपॉजिट के हमने दो तरीके पढ़े, पहला तो है आपका डिमांड डिपॉजिट का, एक है सेविंग अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। ठीक है, अब क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो चीज डिमांड डिपॉजिट, उम्मीद का तो पता लग गया होगा कि डिमांड मतलब मांग करना। कभी भी आप बैंक में जाएंगे, आप मांग करेंगे, उस खाते में से आपको पैसा निकाल के दे दिया जाएगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बैंक वाले आपसे कभी कोई डिमांड किसी भी तरह की कोई आपसे पूछेंगे नहीं सर क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, क्यों निकलवा रहे हो, रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें। दैट्स अ सिंपल डिमांड। अब यहां पर कई बार हम एक और वर्ड सुनते हैं इसके आगे जो कि लिखा होता है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी, दिस इज वाई। ओके, डिमांड लायबिलिटी यहां वर्ड लिखा होगा। डिपॉजिट के अलावा यहां पर आप डिमांड लायबिलिटी भी सुनोगे। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर पहले वाले लेक्चर सुने हैं तो उसमें मैंने एसेट लायबिलिटी आपको बताया था। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। बैंक के लिए, बैंक को आप पैसा देते हो तो बैंक का एक दायित्व है आपको पैसा वापस देना, बैंक की लायबिलिटी है आपको पैसा वापस देना। तो यानी कि बैंक की जो बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड में, बैंक की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपका हमेशा डिपॉजिट फॉल करते हैं। बैलेंस शीट रिकॉल हो रही होगी, मैंने इसलिए कहा था अगर किसी ने पहले लेक्चर नहीं सुने तो वो पहले लेक्चर जरूर सुन लो। यही मेरा मकसद था आपको पहले उन लेक्चर्स को करवाना। सो बैंक की जो लायबिलिटी साइड है यानी कि दायित्व साइड है, वहां पर बैंक की लायबिलिटी साइड में डिपॉजिट एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि बैंक का वो खुद का पैसा नहीं है, बैंक को वो पैसा जमा करवाया गया। तो बैंक को जो आपने पैसा जमा कराया वो बैंक की एक लायबिलिटी है, आपको पैसा वापस देना जब भी आप मांग करोगे, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट या फिर डिमांड लायबिलिटी भी कहा जाता है। हो गई ये चीज क्लियर। अब हम पहली पॉइंट पर चलते हैं जो कि रहता है सेविंग अकाउंट। आखिरकार सेविंग अकाउंट किसका ओपन किया जाता है। कालीन भैया ने कहा कि सेविंग अकाउंट मेरा ओपन कीजिए, मेरी पर्सनल इनकम, मेरी इंडिविजुअल इनकम उसमें जाएगी। तो ठीक है, आपने कोई भी चीज ऐसी बचत की, आप चाहते हैं कि मेरा जो भी मैंने सेव किया अब मेरा अकाउंट ओपन हो जाए ताकि बैंक में मेरा पैसा सेफ रहे। सो दैट इज द बेसिक थिंग। जो आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट, किसी आपके फादर का अकाउंट, मदर का अकाउंट, बहन का, सिस्टर का, ब्रदर का अकाउंट, ये सारे अकाउंट जो भी इंडिविजुअल नेम से ओपन किए जाते हैं, दोज आर नोन एज दी सेविंग अकाउंट। ठीक है, आप अपने पर्सनल बचत को वहां पर जमा कराते हैं।
लाइक जैसे आपकी गुल्लक होती थी, आप गुल्लक में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते थे, तो जस्ट इट्स सेम लाइक अ गुल्लक, एक गुल्लक की तरह है। बट गुल्लक में आपकी जो गुल्लक है वो आपकी घर पर पड़ी होती थी, ये गुल्लक आपकी एक प्रकार से बैंक में पड़ी हुई है, जहां पर आपको किसी भी चोरी का आपको डर नहीं है, कोई चोरी हो जाए आपके पैसे की, जैसे घर पे आपका पैसा सेफ नहीं है, वहां पर पैसा आपका सेफ पड़ा रहेगा, वहां पर किसी भी तरह की चोरी का डर नहीं रहेगा। और नेक्स्ट थिंग, इसमें आपको फायदा एक और होता है जिसमें आपको एक इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, आपको ब्याज भी देते हैं। यानी कि आप घर में पैसा अगर रखोगे तो आपको किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा, बट बैंक में अगर आप पैसा रखोगे तो आपको उसके बदले में ब्याज मिलता है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, आपको जो भी चीजें हैं वो आपको पैसा ब्याज के साथ वापस मिलता है। एक सेकंड फीचर इसका ये हुआ, ठीक है, ब्याज भी आपको मिल रहा है तो बढ़िया चीज़ है, ब्याज मिल रहा है तो क्या दिक्कत है ना, अच्छी बात है। और आप जब मर्जी चाहे पैसा निकलवा भी सकते हो और जब मर्जी चाहे पैसा जमा भी करवा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा पैसा आ गया, सेव ज़्यादा हो गया, आप जमा करा दीजिए, आपको पैसे की ज़रूरत है आप उसमें से निकलवा लीजिए, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। एन अकाउंट ओपन बाय एन इंडिविजुअल, ये मैंने आपको बताया, एन अकाउंट ओपन बाय एन इंडिविजुअल दैट इज अ सेविंग अकाउंट, ये बेसिक इसकी कंडीशन है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मोडेस्ट इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, दोज आर लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट आपको पहले एक स्लाइड में दिखा होगा, दैट आर द पार्ट ऑफ द टाइम डिपॉजिट, जो कि कल के लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। सो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मोडेस्ट होता है। मोडेस्ट कहने का मतलब है कि वो फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट से कम होता है। आखिरकार क्यों कम होता है फिक्स्ड डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट से, ये भी कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट एंड नंबर ऑफ डिपॉजिट, जितना मर्जी आप अमाउंट उसमें जमा कराइए, जितने मर्जी आप डिपॉजिट करवाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके। अमाउंट इज रीपेबल ऑन डिमांड, जी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जब भी आप मांग करेंगे आपको पैसा वापस मिलेगा। नीड्स टू मेंटेन द मिनिमम बैलेंस, आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, ओके। एंड ROI इज कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस, ओके। सो दो जो लास्ट पॉइंट, आई थिंक पहले वाले 3 पॉइंट में कोई इश्यू नहीं होगा, जो लास्ट के पहले के 4 पॉइंट में कोई इश्यू नहीं होगा। जो आपका ये और ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर बात करता है। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम बैलेंस के ऊपर। मिनिमम बैलेंस क्या होता है, देखो आप जब भी बैंक में जाते हो अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको ये बोला जाता है ना कि मिनिमम बैलेंस इसमें रखिएगा, नहीं तो चार्जेस लगेंगे, है ना। तो वो मिनिमम बैलेंस किसके अकॉर्डिंग होता है, मिनिमम बैलेंस आपका होता है टाइप ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग, किस तरह का आपका अकाउंट ओपन कराते हो। देखो अभी मैं सिर्फ सेविंग अकाउंट सेविंग अकाउंट के बारे में सुना रहा हूं मैं। बैंक टू बैंक बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, एक सेविंग अकाउंट के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ होता है आपका। आप किसी बैंक में, प्राइवेट बैंक में जाइए तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपको 10 तरह के सेविंग अकाउंट बता देंगे, सर ये सेविंग अकाउंट टाइप, ये सेविंग अकाउंट टाइप का है, ये टाइप का अलग अलग चार्जेस, आप इतना बैलेंस मेंटेन करोगे आपको ये सर्विस मुफ्त मिलेगी, आप इतना बैलेंस मेंटेन आपको ये सर्विस मुफ्त मिलेगी। सो ये सब चीजें आप देखते होगे, सुनते होगे, ठीक है। तो यहां पर मैं बैंक टू बैंक वेरी नहीं करूंगा, प्रोडक्ट बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, ओके। तो मैं यहां पर बेसिक चीज समझा रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग प्रोडक्ट हो सकता है, PNB का अलग सेविंग प्रोडक्ट हो सकता है, आपका एक्सिस बैंक का अलग सेविंग प्रोडक्ट हो सकता है, सभी का अपना अपना अलग अलग सेविंग प्रोडक्ट है, राइट। सो यहां पर आपका मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। मिनिमम बैलेंस किस तरह अकॉर्डिंग होता है, किस तरह की सर्विस आपको दी जा रही है। अगर आपका एक सर्विस के ऊपर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, प्लस आप कौन से एरिया में रहते हैं। कुछ बैंक्स आपका डिफाइन करते हैं मिनिमम बैलेंस को अकॉर्डिंग टू द एरिया, लाइक द रूरल एरियाज में आपका मिनिमम बैलेंस कम होगा, सेमी अर्बन में थोड़ा ज्यादा होगा, अर्बन एरियाज में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह से अगर वो कहते हैं कि सर आपको ये कार्ड हम फ्री देंगे, डेबिट कार्ड इस टाइप का हम फ्री देंगे, तो उस जो महंगे वाला कार्ड है आपके, इस पे विड्रॉवल फैसिलिटी ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा मिनिमम बैलेंस में बढ़ जाता है। इस तरह के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट वो आपका एक मिनिमम बैलेंस जो कि आपका 1000, 1500, 500, 5000 कितना भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है, दैट इज द एवरेज मिनिमम बैलेंस। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा AMB करके, बहुत बार आता है ये आपके आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, कभी भी न्यूज आते हैं, लाइक दी अभी लेटेस्ट एक बार न्यूज आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो हैं वो आपके हटा दिए हैं, किसी भी तरह के मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा था, ओके। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था किसी भी तरह के मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। सो वो मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपके वेव कर दिए। बट यहां पर कई बार कहा जाता है कि आपका एवरेज मिनिमम बैलेंस अगर इतना है तो आपके मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगेंगे।
यानी कि आप मिनिमम बैलेंस जब मेंटेन नहीं करते तो आपके कुछ स्पेसिफिक बैंक चार्ज लगाता है, 100 रुपए 200 रुपए, और वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। और मिनिमम बैलेंस की मान लीजिए एक महीने में, महीने की असेसमेंट होती है, मान लीजिए उसका मिनिमम बैलेंस 1000 रुपए, यानी किसी भी दिन आपका मान लीजिए 999 रुपए भी आपका मिनिमम बैलेंस होगा तो आपके वो चार्ज लग जाएगा एक महीने में एक बार, किसी भी सिंगल डे। और मिनिमम बैलेंस का मतलब है कि रात एक दिन में यानी कि एक रात 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक आपका वो मिनिमम बैलेंस, अगर किसी भी वक्त, अगर पूरे दिन में आपका मिनिमम बैलेंस अगले दिन जो है जो आपका जाता है वो बैलेंस आपका 1000 रुपए से कम हो, ठीक है, तो वो चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज है तो आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगेगा। अब नेक्स्ट चीज जो मैं बता रहा था, एवरेज मिनिमम बैलेंस, ठीक है। एवरेज मिनिमम बैलेंस क्या होता है? देखो, एवरेज मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए 1000 पे आपका मिनिमम बैलेंस उसमें रखना अनिवार्य है उस अकाउंट में, ठीक है, उस अकाउंट में एवरेज मिनिमम उसका मिनिमम 1000 पे रखना अनिवार्य है। तो एवरेज मिनिमम बैलेंस का फंडा क्या होगा? एक महीने में कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपका 30,000 रुपए आपका अगर एवरेज मिनिमम बैलेंस बन जाता है किसी भी अकाउंट का पूरे महीने में, तब भी आप पे मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगेगा। क्या मतलब हो 30,000 पे? यानी कि आपका एवरेज जो है, एक एवरेज निकालते हैं ना हम, सिंपल मैथ्स में आप एवरेज निकालते होगे, तो अगर आपका एवरेज जो है वो आपका 30,000 पे हो जाता है, यानी कि मेरा मान लीजिए किसी भी एक दिन जो बैलेंस है वो 500 रुपए हुआ, और किसी भी दिन अगले दिन मेरा बैलेंस 1500 रुपए हो गया, ठीक है, मेरा 1500 रुपए हो गया। अगले दिन मेरा बैलेंस 400 रुपए आ गया, अगले दिन मेरा बैलेंस 1600 रुपए हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, इस तरह से, और फिर सारे के सारे महीने का टोटल मैंने लगा लिया तो 30,000 रुपए बन रहा है, तब भी आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आपका ये 500 रुपए ही क्यों ना होगा, यानी कि 1000 रुपए से कम क्यों ना होगा, क्योंकि आपने वहां पर एवरेज बैलेंस का कंसेप्ट है, वहां पर मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट नहीं है। और एक और चीज, अगर आपका किसी भी एक दिन महीने में 30,000 रुपए बैलेंस उस अकाउंट में पड़ा रहा और अगले 29 दिन आपका बैलेंस उसमें 0 रुपए पड़ा रहा, तब भी आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगेगा। सो दिस इज द एवरेज मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया, या एवरेज मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया होता है। अब आप ये सोचोगे कि सर क्या अगर सेम डे मैंने मान लीजिए 1000 रुपए सुबह जमा करवाया, ठीक है, उसी दिन मैंने 500 रुपए निकलवा लिया, फिर मैंने उसी वक्त आपका 100 रुपए और जमा करा के 600 रुपए हो गया, फिर मैंने 200 रुपए निकलवा लिया, तो क्या मैंने सुबह जो 1000 रुपए इसमें था जमा कराया तो ये आपका काउंट हो जाएगा? नहीं। उस रात 12 बजे आपका बैलेंस 200 रुपए था, तो यानी कि यही मिनिमम बैलेंस काउंट होगा। आप पूरे दिन में जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर लीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ऑन रात के 12 बजे, मिडनाइट 12 बजे आपका जितना बैलेंस, यानी कि जो 200 रुपए है, जो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होता है बैलेंस, वो आपका काउंट किया जाएगा मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया में, दैट इज 200 रुपीज। ओके, सो दिस इज द मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया। रात को 12 बजे जो आपका बैलेंस पड़ा होगा वो मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया के लिए काउंट किया जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मिनिमम बैलेंस। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आरओआई इज कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई का मतलब है यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस का यहां पर मतलब क्या है? डेली बेसिस का कि जो भी आपका बैलेंस शाम रात को 12 बजे मिडनाइट को आपका पड़ा, यानी कि इस केस में जैसे 200 रुपए पड़ा था, तो 200 रुपए इस तरह से रोज रात को हम लगा लेंगे। रोज रात को 12 बजे जितना बैलेंस पड़ा, मींस 12 बजे 200 रुपए पड़ा था, अगले दिन 1000 रुपए पड़ा था, अगले दिन 500 रुपए पड़ा था, जितना भी आपका रात को 12 बजे बैलेंस पड़ा है, उस बैलेंस पे हमें ब्याज मिलेगा। उस बैलेंस पे 200 रुपए मान लीजिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आज की डेट में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं 3%, 3.5%, 4%, इस तरह के 4 तो नहीं चल रहा, 3, 3.5 आपके चल रहे हैं ऑन एन एवरेज सभी बैंक्स के, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। ये बैंक्स ही डिसाइड करते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट का, पहले किसी टाइम पे आपसे आज से 2012-13 की बात है शायद, तब आरबीआई ने इसको डीरेगुलेट कर दिया। पहले आरबीआई डिसाइड करता सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट अब यहां पर केवल बैंक्स के ऊपर पूरा का पूरा छोड़ दिया। बैंक्स की डिस्क्रिप्शन है कि वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चार्ज किया जाता है आपका, वो 3-3.5% एज ऑन डेट, आज की डेट में जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट में ये आपका अवेलेबल है। हो सकता है आने वाले डेज में जब आप लेक्चर सुने फ्यूचर में कभी, तो फिर आपका ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज डिसाइडेड बाय द
पर्टिकुलर बैंक, और किस बेस पर डिसाइड किया था, शाम को जितना बैलेंस आपका उस पर पड़ा है उस पे उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर, मान लीजिए 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए शाम को आपका बैलेंस 200 रुपए पड़ा है तो उस पे 200 रुपए पे और 3% आपको ब्याज मिलता है, तो 3% उस दिन का, एक दिन का ब्याज, एक दिन का ब्याज यानी कि 1/365 जितने दिन होते हैं, ठीक है, तो 300 एक दिन का आपका 200 रुपए पे 3% का ब्याज लगाया जाता है, सिंपल, ठीक है, सिंपल आपका लगाया जाता है। ये आपका एक दिन का ब्याज हो। इस तरह से डेली का ब्याज आपका कैलकुलेट किया जाएगा, डेली का ब्याज आपका टोटल लगाया जाएगा, डेली का ब्याज आपका कर लिया कैलकुलेट, और सबका टोटल 30 दिन तक लगाया जाएगा, या कुछ बैंक्स आपको 30 दिन का टोटल लगाते हैं, कुछ बैंक्स आपको 3 महीने का टोटल लगाते हैं, तो यानी कि 3 महीने का टोटल लगा के 3 महीने बाद 90 दिन के बाद वो आपका अकाउंट में पैसा, वो सेविंग अकाउंट में आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में दिखा देंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आपने स्टेटमेंट अपनी देखी होगी तो उसमें इंटरेस्ट की एंट्री आती है, कई बैंक्स में आपके महीने बाद आ जाती है, कई बैंक्स में आपके 3 महीने बाद आती है। तो ये वही फंडा है आपका, डेली बेसिस पर इस तरह से बैक एंड पे कैलकुलेशन होती है, बैक एंड पे कैलकुलेशन होती है, इसमें हमें दिखती नहीं है कैलकुलेशन, बट जो भी आपका बैलेंस पड़ा होगा रात को 12 बजे, उस पे एक दिन का ब्याज उतने % पे लगाकर, और टोटल चलता रहता है पीछे बैक एंड पे, और आपको वो पैसा आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में क्रेडिट होता है एज ऑन द एंड ऑफ द मंथ और द क्वार्टरली एंड पे, या फिर 3 महीने के एंड पर आपका जो भी बैंक के अकॉर्डिंग उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंडा और ये सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहां पर आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, ये कहा होगा कि सर कुछ ऐसे अकाउंट भी होते हैं जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ छोटे अकाउंट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सर उसमें हम जितना मर्जी चाहे विड्रॉ नहीं करा सकते, जितना मर्जी चाहे हम उसमें डिपॉजिट नहीं करा सकते। यस, वो कौन से अकाउंट होते हैं? जी हाँ, वो अकाउंट होते हैं। या फिर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर अकाउंट ओपन किए गए, सेविंग अकाउंट ओपन किए गए। आखिरकार वो कौन से अकाउंट हुए? वो अकाउंट भी आपके होते हैं। वो अकाउंट आपके कौन से होते हैं? वो अकाउंट आपके होते हैं यहां पर जिनको हम कहते हैं बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट या फिर स्मॉल अकाउंट, ठीक है। देखो, जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट या फिर स्मॉल अकाउंट होते हैं, ये अकाउंट बिल्कुल और बिल्कुल डिफरेंट होते हैं आपके जनधन योजना अकाउंट से। ओके, जनधन योजना अकाउंट जो है वो एज अ नॉर्मल बैंकिंग अकाउंट की तरह ही काम करते हैं, उसमें किसी भी तरह का आपका डिफरेंस नहीं होता आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट से। इट जस्ट कि जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसमें किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट था, बट जब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी उस वक्त इस तरह के आपके बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, उस टाइम वो 0 बैलेंस पर अकाउंट ओपन किए थे और आज की डेट में ओपन किए जाते हैं, ऐसा नहीं इन्हें ओपन किए जाते, बट होते हैं। बट आखिरकार ये बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट या फिर स्मॉल अकाउंट जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट से। इनको मिक्स मत कीजिएगा, ये दोनों का कंसेप्ट आपका टोटल डिफरेंट है। बिकॉज बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट या फिर स्मॉल अकाउंट जिनको कहते हैं, ये आपके ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई ये सुविधा जिन लोगों के पास आपका बेसिक आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्मेलिटीज चाहिए, लाइक द जो केवाईसी नॉर्म्स हम जिनको कहते हैं, नो योर कस्टमर, जिसमें हम आइडेंटिटी प्रूफ्स मांगते हैं, वो अगर किसी भी तरह से आपके किसी पर्सन के पास पूरी नहीं है, होता है ना कई बार किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का आधार कार्ड का एड्रेस डिफरेंट है, किसी की फोटो में गड़बड़ है, किसी के नाम में गड़बड़ है, कुछ भी अगर आपका घर पे अगर होता है तो बैंक आपका अकाउंट तो ओपन कर देगा, बट वो अकाउंट कौन सा ओपन करेगा? वो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट आपका ओपन किया जाता है, जिनको हम स्मॉल अकाउंट्स कहते हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो आपके नंबर और डिपॉजिट विड्रॉवल पे होती हैं। ओके, कि आप इतने ही आप नंबर और रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, कुछ सर्विसेज जो है मिनिमम सर्विसेज आपकी दी जाती हैं, इसमें मिनिमम सुविधाएं दी जाती हैं, सारी सुविधाएं इसमें नहीं दी जाती हैं। राइट, सो ये आपका कुछ होता है इसमें सिस्टम। ओके, और रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती हैं अभी पढ़ते हैं उनमें, बट जो एज नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है वैसा ही अकाउंट नहीं होता। इसमें रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि आपने जो नो योर कस्टमर कंप्लायंस के तहत जो सुविधा जो आपको प्रोवाइड करानी है, आपको चीजें जो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं वो पूरे नहीं है। बट हाँ, यहां पर जब आप प्रोवाइड करवा दे तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने, तब आपका जो BSBD अकाउंट है ये आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉर्मल फुल फ्लेज अकाउंट में, जो हम नॉर्मल हमारा सेविंग अकाउंट आपका होता
होता है, ठीक है। सो ये आपके बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट के बाद डिजाइन्ड एज अ सेविंग अकाउंट विच ऑफर सर्टेन मिनिमम फैसिलिटी फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है टू द होल्डर ऑफ सच अकाउंट इन द इंटरेस्ट ऑफ बेस्ट कस्टमर सर्विस इट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक सर्टेन चेंजेस इन द फैसिलिटी एसोसिएटेड विद अकाउंट। आज से कुछ टाइम पहले यहां पर बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में आपका क्या होता था, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थी, लाइक आप 50,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं करा सकते, 1 लाख से ज्यादा एक साल में डिपॉजिट नहीं करवा सकते, तो वो सारी चीजें अब खत्म कर दी गई। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट की डेफिनेशन अब बदल गई है, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर अब इंपोज नहीं की गया, रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। क्या क्या किया गया, देखो, डिपॉजिट ऑफ कैश एट बैंक ब्रांच एज वेल एज द एटीएम सीडीएम। अगर आप सीडीएम का मतलब है कैश डिपॉजिट मशीन, आपने देखा होगा, एटीएम तो आप जानते हो, खैर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे हम एटीएम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटीएम के बारे में। सो सीडीएम भी आपके होते हैं कैश डिपॉजिट मशीन, जहां पर आप कैश डिपॉजिट करवाते हो, तो यहां पर डिपॉजिट करवा सकते हो आप किसी भी तरह से, रिसिप्ट, क्रेडिट और मनी थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू आप यहां पर पेमेंट आपकी डिपॉजिट हो सकती है, आपके चेक के थ्रू आप डिपॉजिट करवा सकते हो। नो लिमिट ऑन नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी मेड इन अ मंथ। पहले रिस्ट्रिक्शन थी, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम ऑफ 4 विड्रॉवल इन अ मंथ इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉवल, ये यहां पर रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल गई है। ओके, सो ये एक मेजर रिस्ट्रिक्शन है आपकी इस अकाउंट में कि आप केवल और केवल एक महीने में 4 बार ही उसमें से पैसा निकलवा सकते हो, उससे ज्यादा आप इसमें पैसा नहीं निकलवा सकते हैं। एटीएम कार्ड और एटीएम कम डेबिट कार्ड आपको इसमें दिया जाता है एंड यहां पर एक नॉर्मल बैंकिंग सर्विस की तरह ही अवेलेबल रहेगा सभी के लिए यहां पर। बट यहां पर जो रिस्ट्रिक्शन है, जो मैंने बताया था कि एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है आपके मिनिमम 4 बार ही विड्रॉ करा सकते हो। अगर आपको 5 बार विड्रॉ कराना है तो आपको पूरा महीना एंड होने के लिए वेट करना पड़ेगा। सो ये सुविधा आपको दी गई है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, स्मॉल अकाउंट की, जहां पर आपके केवाईसी नॉर्म्स पूरे नहीं होते। केवाईसी नॉर्म्स के बारे में लेक्चर आपका परसों की क्लास में होगा, जिसमें आपको डिटेल में मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल भी करवाऊंगा, राइट। सो ये आपका रिस्ट्रिक्शंस हुई। अब यहां पर आप एक कंफ्यूजन माइंड में आ रहा होगा, सर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में भी तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में ऐसी रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन आई थी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। जब आपका यहां पर डीमोनेटाइजेशन के टाइम बहुत सारे अकाउंट्स में आपका जो फर्जी तरीके से पैसा जमा कराया गया था, तो इसी वजह से प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में वो आपका जो पैसा था वो जो जमा कराया गया था लोगों के खातों में, इसलिए उस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई थी, नथिंग एल्स। नहीं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। बट प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट आपका इस तरह की कम आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद ही ओपन होता है, वो ऐसा नहीं ओपन होता। बट डिफरेंस ये है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट जो है जीरो बैलेंस पे उपलब्ध है और बाकी जो हमारे जो अकाउंट है वो आपके मिनिमम बैलेंस पे उपलब्ध है। ओके, मिनिमम बैलेंस, बट उनमें सुविधाओं का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि लाइक दी आपको एटीएम के चार्जेस आपको कई जगह पे फ्री मिल जाते हैं, आपको जो एटीएम के विड्रॉवल की फैसिलिटी है वो आपको ज्यादा मिल जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में आपको जो टाइप ऑफ एटीएम है वो आपको अलग तरीके का मिलता है, चेकबुक फैसिलिटी के बारे में आपको मिल जाती है सुविधा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहती है, मतलब वो बैंक टू बैंक वेरी करती है, दैट डिफरेंट फ्रॉम बैंक टू बैंक। बट नॉर्मल अगर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, जनधन योजना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और उस बैंक का कोई भी सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट ओपन करवा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी सेविंग बैंक के बारे में आपको सारी चीजें पता लग गई होंगी, जो बेसिक क्राइटेरिया था। खैर ये इसके बारे में आगे भी चलती रहेंगी चर्चाएं, लाइक दी जब हम बात करेंगे कि किस तरह से अकाउंट ओपन करवाया जाता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं, तो आपको एक बार से फिर से रिकॉल हो जाएगा चीज, ठीक है। सो चलो अगले चीज पे चलते हैं। अगला हमारा आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमारा आता है, करंट अकाउंट क्या कहता है? देखो, करंट अकाउंट हमने यहां पर सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर ली, अब हम करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। करंट अकाउंट मैंने अभी आपको बताया था कि जो कालीन भैया थे, कालीन भैया आपका ये एसी लिखा है, हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जब बैंक में जॉब करने लग जाओगे तो अब हमेशा A/C लिखोगे, अकाउंट को हम कभी भी पूरा नहीं लिखते। दिस इज द A/C, ओके। तो आपका एक्स लग रहा होगा, दिस इज द A, मेरी राइटिंग ऐसी है, क्या करो, भगवान की देन है, अब एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर ये आपको AC दैट इज द करंट अकाउंट। अकाउंट मतलब करंट अकाउंट आखिरकार क्या होता है?
मैंने अभी आपको बताया कालीन भैया आपका अकाउंट ओपन करवाने गए, कालीन भैया आपका अकाउंट ओपन करवाने गए, तो कालीन भैया से पूछा गया कि आप अकाउंट किस पर्पज से ओपन कराना चाहते हो, तो कालीन भैया ने कहा कि अकाउंट तो मैं ओपन करवाना चाहता हूं, बट मुझे अपनी खुद की इनकम उसमें डालनी है, मुझे खुद का अपना बचा हुआ पैसा उसमें डालना है, तो कालीन भैया को सेविंग अकाउंट ओपन करा दिया गया। बट कालीन भैया अगर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे त्रिपाठी जनरल स्टोर के नाम से यहाँ पर जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस नाम से मुझे एक अकाउंट ओपन करवाना है, तो देन अगर कोई भी पर्सन जाता है और कहता है कि मुझे अपने बिजनेस के पर्पज से अकाउंट ओपन कराना है, देन वो अकाउंट आपका करंट अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? देन वो आपका करंट अकाउंट कहलाता है। दैट इज द त्रिपाठी जनरल स्टोर इज अ काइंड ऑफ द करंट अकाउंट जो कि ओपन किया जाता है किसी भी एक बिजनेस पर्पज से। यानी कि सेविंग अकाउंट में जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो आपकी ट्रांजैक्शन होती है आपके इंडिविजुअल, आपकी खुद की सेविंग। करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, जो भी पैसा जमा होगा, जो भी आप पैसा उसमें से निकलाओगे, वो प्योरली और प्योरली बिजनेस से रिलेटेड होगा और वो अकाउंट किसी इंडिविजुअल नाम से नहीं ओपन किया जा सकता। फर्क क्या है दोनों में? मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि बिजनेस एंड द इंडिविजुअल जो उसका मालिक है दैट इज द सेपरेट एंटिटी, बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। कंसेप्ट याद होगा। सो बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। सेम उसी तरह से अगर मैं अकाउंटिंग को रिलेट करूं बैंकिंग से, और उसी सेम लेवल पे अगर मैं कहता हूं कि इंडिविजुअल एंड द बिजनेस आर द सेपरेट एंटिटी इन टर्म्स ऑफ द अकाउंट्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ द बैंक अकाउंट ऑल्सो। तो वहां पर अगर एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कराता है तो सेविंग अकाउंट होता है, अगर एक बिजनेस अकाउंट ओपन कराया जाता है तो दैट इज अ करंट अकाउंट। अब यहां पर कुछ लोग सोचेंगे कि सर मैंने तो इंडिविजुअल नाम से भी करंट अकाउंट पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है या देखा हुआ है, या मेरे भैया का है, मेरे पापा का है। तो आप अपनी जगह सही हो, लेकिन टेक्निकली वो चीज सही नहीं है। टेक्निकली कहने का मतलब कि हो सकता है आपका बिजनेस का नाम आपके भाई से हो। गेटिंग माई पॉइंट? आप हमेशा जब भी बिजनेस को या दुकान के नाम को देखते हो तो आप यही देखते हो त्रिपाठी जनरल स्टोर, एबीसी कंपनी, दैट इज द एबीसी एंड सन्स, ब्रिजलाल एंड सन्स, समथिंग, कुछ भी आप देखते हो, कुछ भी आप पढ़ते हो, कुछ भी आप सुनते हो, तो इस तरह के आपके नाम माइंड में आते हैं। हो सकता है उस बिजनेस का नाम उसके पर्सन के नाम से ही हो। लाइक दी मेरे बिजनेस का नाम अगर मैं कोई दुकान खोल रहा हूं यहाँ पर किराने की, तो जरूरी थोड़ी ना मैं उस पर नाम उसका कार्टवेल एंड सन्स या कार्टवेल प्रोविजन स्टोर ही रखूं। ऐसी कोई उसकी रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं ना, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ऐसी तो निकाली नहीं है कि आप दुकान का नाम कार्टवेल प्रोविजन स्टोर ही रखोगे, या कार्टवेल किराना स्टोर ही रखोगे, या कार्टवेल किराना मर्चेंट ही रखोगे, या फिर कार्टवेल क्लासेस ही रखोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है। उसका नाम तो कुछ भी मैं रख सकता हूं, उसका नाम कपिल कार्टवेल भी रख सकता हूं। बाहर दुकान का नाम कपिल कार्टवेल लिख दिया तो किसी ने मना थोड़ी ना किया मुझे। तो जब करंट अकाउंट ओपन होगा तो भी कपिल कार्टवेल के नाम से ही ओपन होगा। वो सेविंग अकाउंट मेरा कपिल कार्टवेल के नाम से होगा, लेकिन यहां पर बिजनेस के लिए जो अकाउंट होगा वो कपिल कार्टवेल के नाम से अकाउंट ओपन हो सकता है, बट वो सेपरेट अकाउंट होगा जहां पर मैं अपनी इंडिविजुअल जो पैसा जो मैंने बचाया हुआ पैसा वो नहीं जमा कराऊंगा। वहां पर सिर्फ पैसा जो बिजनेस का पैसा वही जमा करवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन का पैसा जमा होगा, उसमें किसी भी तरह से इंडिविजुअल मेरा पर्सनल खुद का पैसा कमाया हुआ जमा नहीं होगा। अब खुद का पैसा कमाया हुआ और बिजनेस का पैसा कमाया हुआ फर्क क्या हुआ? गो टू द लेक्चर नंबर 1 और 2, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तभी कहा था अच्छे से लेक्चर्स को समझना, क्योंकि वो चीज रिपीट बार बार हर एक लेक्चर में आपको वो चीजें पहले 3 लेक्चर वाली देखने को मिलेंगी। सो वो करंट अकाउंट के लिए आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन, और सेविंग नॉर्मल इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए आपका जो होता है आपका इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए आपका सेविंग अकाउंट होता है। और दोनों के ट्रांजैक्शन में, दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है। सो ये चीज अब आप समझेंगे। आगे कई लोग सोचेंगे सर इंडिविजुअल नाम से मैंने अकाउंट देखा करंट अकाउंट, तो वो वहां पर क्लियर होगी वो चीज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम इसी की और चीजें देखते हैं करंट अकाउंट की। सो एन अकाउंट ओपन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि मेरी कोई भी फर्म है, मेरी कोई भी कंपनी है, मेरी पार्टनरशिप है, मेरी प्रोप्राइटर है, मेरा आपका ट्रस्ट है, मेरा क्लब है, मेरी सोसाइटी है, जो मैंने किया। प्रोप्राइटर है वही, मैंने कहा नाम तो कुछ भी हो सकता है। अब नाम है हमारा स्टडी नीति, जैसे हमारा नाम है, अब वो तो हमने स्टडी नीति रख लिया ना, ठीक है। हमने, आप मेरे करंट अफेयर्स बैंकर्स नीति में सुनते हो, इधर ये स्टडी नीति है, तो ये तो नाम है। नाम रखने को तो मैं स्मृति सेठ ही रख देता, नाम तो कपिल कार्टवेल भी रखा जा सकता, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो स्मृति सेठ और कपिल कार्टवेल भी हो सकता है। वो तो हमने स्टडी नीति रख दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी नीति, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है स्मृति सेठ भी हो सकता है, इस यूट्यूब चैनल का नाम स्मृति सेठ ही होता।
ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर रखा है, दैट इज द मेजर थिंग। कि स्टडी नीति या स्मृति सेठी का हमने रजिस्ट्रेशन एज अ प्रोप्राइटरशिप कर रखा है, मैंने उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो किस नाम से ले रखा है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर मैंने स्मृति सेठी के नाम से लगाया तो स्मृति सेठी इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, तो करंट अकाउंट कब स्मृति सेठी के नाम से ओपन होगा। सो नो इंटरेस्ट इज गिवन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नो इंटरेस्ट इज गिवन, सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर, किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता करंट अकाउंट पे। अगर एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस आपके बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक लाइक द यस बैंक है, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं आपके जो कि आपका यहां पर इंटरेस्ट देते हैं आपका 5, 6, 7% तक इंटरेस्ट देते हैं इवन करंट अकाउंट के बैलेंस पे। कोटक महिंद्रा बैंक है, ये बैंक्स कुछ देते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स रिटन ओवर हियर दैट इज अ सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ एंड द नंबर ऑफ डिपॉजिट विड्रॉ, ऑब्वियस अ बिजनेस ट्रांजैक्शन है यार, बिजनेस ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पर हमारे इतने लाखों पैसे आते हैं, लाखों पैसे जाते हैं, आपको पीछे से माल खरीदना है, पीछे से माल सबको माल बेचना है, हो सकता है लाखों की ट्रांजेक्शन हो, करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो, तो यहाँ पर ऑब्वियस है किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लाइक द BSBD में रिस्ट्रिक्शन थी ना कि नंबर ऑफ 4 नंबर ऑफ विड्रॉवल्स आर अलाउड, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं तो अगर रिस्ट्रिक्शन होगी तो फिर करंट अकाउंट का मतलब ही क्या हुआ, राइट। नेक्स्ट अमाउंट डिपॉजिट इज रिपेबल ऑन डिमांड, सेम वही कंडीशन, क्योंकि इट इज अ डिमांड डिपॉजिट, इज अ डिमांड लायबिलिटी। हायर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट एज दिस कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, अब इसमें मिनिमम बैलेंस होता है वो हायर होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें आपकी जो सुविधाएं होती हैं वो ज्यादा दी जाती हैं, इसमें ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके ज्यादा दिए जाते हैं, आपका इसमें जो एक होती है ना बिजनेस पर्पज से जो अब आ गई, तो बिजनेस पर्पज से आप ऑब्वियस है ना, क्या होता है कि कोई बंदा कमाई ज्यादा करता है, हमें पता है कि बंदे की अच्छी खासी कमाई, अगर कोई पर्सन मेरे पास कोई सामान लेने आता है तो मुझे पता है यार ये थोड़ा सा अमीर है, थोड़ा सा बढ़िया है, मैं एक बिजनेस करता हूँ किसी भी चीज़ का, मान लीजिए मैं कपड़े बेचने का बिजनेस करता, तो मुझे पता है कि ये बिजनेस है, ये बढ़िया बिजनेस है, करोड़पति भाई है, तो मैं ऑब्वियस उसको ज़्यादा महंगी चीज़ ही दिखाऊंगा ना, मैं उसको महंगी चीज़ दिखाऊंगा, मैं उसको जो जीन्स दिखाऊंगा, मैं क्यों उसको 500 रुपये की जीन्स दिखाऊंगा, मैं उसको 3000 रुपये की जीन्स दिखाऊंगा ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। उस तरह से बैंक्स के केस में बैंक को पता है कि इसने बिजनेस के लिए इसने ट्रांजेक्शन लिया, इसने कमाया है, इसने पैसा कमाना है, तो मैं उसको महंगी चीज़ दूंगा ना, महंगी चीज़ यानी कि उसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक के पास भी एक अलग से जो फंड पड़ा रहेगा वो परमानेंट पड़ा रहेगा। अब बैंक ऐसा क्यों करता है कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है, बैंक को क्या फायदा है इतना डिपॉजिट अलग से रखने का, उसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये पूरा करंट अकाउंट का उम्मीद करता हूँ फंडा आपको समझ में आ गया होगा एंड ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो कुछ भी और इसमें आई डोंट थिंक इसमें मैंने और कोई चीज ऐसी छोड़ी होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के डिफरेंस के बारे में एक एक चीज बहुत प्यार से बहुत क्लियरली समझाई है। कुछ अगर इसमें आपको डाउट बचा होगा, लाइक द अकाउंट कैसे ओपन होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो डेफिनेटली आपको आने वाले 2 लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा। बट और भी अगर कोई डाउट बचा होगा डेफिनेटली आपको इसके ऊपर अभी लेक्चर जो ये डिमांड डिपॉजिट एंड द डिपॉजिट सेक्शन है, इसके ऊपर आने वाले 4-5 लेक्चर्स हैं, तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स जब आप सुन लोगे तो डेफिनेटली जो भी डाउट बचेगा वो क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही था। डिमांड डिपॉजिट का जो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का पोर्शन है वो मैंने आपको क्लियर किया। अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, टाइम डिपॉजिट के बारे में, फिक्स डिपॉजिट एंड द रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में देखेंगे। इनके ऊपर बात करेंगे हम इन कल के लेक्चर में, और हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार फिक्स डिपॉजिट पे जो मैंने आपको बताया था ना, फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू दिस अकाउंट, वो आखिरकार क्यों होता है, और आखिरकार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा आपसे करूंगा मैं कि आखिरकार इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ज्यादा है क्यों है, क्या कारण है, बैंक कैसे इन सब चीजों को डिसाइड करता है, वो भी कल की क्लास में डिस्कस करूँ। पसंद आया तो जरूर लाइक कर देगा सेशन को, बने रहिएगा मेरे साथ। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये लेक्चर्स मेरे आज तक हमेशा कभी भी फ्री में अवेलेबल नहीं थे, आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे फ्री में अवेलेबल नहीं थे, हमेशा ये लेक्चर्स आपके पेड मटेरियल था। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जिन लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो प्लीज़ इस लेक्चर्स को, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये फ़ायदा पहुँचे। आई वॉन्ट कि मैक्सिमम जगह पर आप पहुँचे। अगर आप मेरी मदद करेंगे तभी मैं आपकी आगे मदद कंटिन्यू कर पाऊँगा। अगर मुझे किसी मोड पर लगेगा कि मेरे लेक्चर्स का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, कहीं ये लेक्चर स्प्रेड ही नहीं हो रहा, कहीं लेक्चर्स जा ही नहीं रहे, तो फिर इट्स वाज बेटर कि जब मेरे लेक्चर्स ये पेड हुआ करते किसी टाइम पे, पिछले 3-4 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर्स आपके, तब से पेड है, फर्स्ट टाइम हुआ है ये फ्री आए हैं, तो उसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, इन लेक्चर्स को स्प्रेड करना पड़ेगा, लेक्चर्स की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि ये कितनी वैल्यू रखते हैं लेक्चर्स, और
आज तक बैंकिंग की हिस्ट्री में, बैंकिंग क्लासेस की हिस्ट्री में इस तरह की बैंकिंग अवेयरनेस आपको किसी ने भी नहीं करवाई होगी, जहाँ पर मैं आपको इवन 60 + 55 50 से 50 60 लेक्चर्स यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ को डिस्कशन करने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। और हमारी स्टडी नीति आपको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो करते रहिए। थैंक यू, सी यू अगेन।